Speaker Star. Welcome to my channel, Speaker Star channel. I am Mr. Pitambar Tripathi, and respectively my senior citizens and elder brothers, and blessing to my smaller younger brothers and colleagues and my small sisters. Today I welcome to my channel, Speaker Star channel, because some persons were asking about those Melak Bhavana, a girl and a boy when they marriage. those persons, these kundlis are been successfully matched. If they successfully not matched, then it could be not happen to proceeding to our marriage. मेरा कहना मतलब ये है कि यदि कोई लड़का लड़की का यदि मेलक यदि उसको खाता नहीं है, मेलक यदि उसका मिलता नहीं है, तो उसको शादी करना नहीं चाहिए। तो ऐसे सब सवाल जैसे कि है हमारा पौराणिक मैथोलॉजी में है, और उसी हिसाब से हम देखें तो जैसे कि मैथोलॉजी में होकर भी हम उसको मानते नहीं हैं। और ज़्यादातर कि आजकल के केस में ये हो गया है कि सब कुछ लव कर बैठते हैं और लव में शादी भी कर लेते हैं, और बाद में उन लोगों का पछताना पड़ता है। और ये सब जो चीज़ हम कह रहे हैं, ये कि जानकार है, इसको देखिए, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली है क्या ये चीज़। मांगलिक दोष जैसे कि है कि मान लीजिए कोई लड़का का कोई लड़की का दूसरे लग्न में मंगल है, दूसरे में मंगल में है, दूसरा घर में मंगल है, चौथे घर में मंगल है, और 8वें घर में मंगल है, और 12वें घर में मंगल है, तो उसको मांगलिक कहते हैं। और ये चीज़ है कि मंगल यदि अपने घर में है तो वो मांगलिक नहीं कहलाएगा, और मंगल यदि राहु के साथ है तो वो मांगलिक कहा नहीं जाएगा। तो इसी हिसाब से तो वो सब चीज़ आजकल के लड़के लोग देखते नहीं हैं, और सीधी तरफ से वो मतलब कुछ ऐसा चीज़ भी निकला है कि some persons are telling about जातक, अपना जातक को चेंज कर लीजिए थोड़ा पंडित जी, वो लड़की का शादी नहीं हो पा रहा है। हम चेंज कैसे करते? जब उसका ऐसे ही कुछ हो गया है तो उसको हम चेंज कैसे करें? वो असंभव है, मैं उनको टाल देता हूँ, नहीं ये सब चीज़ें हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा, आप दूसरा किसी को साथ आप देख लीजिए। तो आइए, मतलब स्पीकर स्टार चैनल की तरफ से हम ये आपको कहने के लिए जा रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आपको बहुत सारा जानकार आपको आगे मिलता जाता है। और बाकी चीज़ हम कहने के लिए ये जा रहे हैं कि जैसे कि विवाह के टाइम में जैसे मेलक का विचार किया जाता है, एक से जैसे कि कोई लड़का है, उसके लिए कोई लड़की का प्रस्ताव आया है, तो वो दोनों कुंडली जो है आपस में कितना मिलता है,
उसका एक स्कोर होता है। वो स्कोर यदि पूरा हो गया है तो विवाह करने के लिए उपयोग है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वर और कन्या का नक्षत्र यदि एक नाड़ी में यदि पड़ता हो, वर कन्या का यदि नाड़ी क्या होता है कि ये 3 टाइप का नाड़ी होता है। एक नाड़ी होता है पृष्ठ नाड़ी, सेकंड होता है मध्य नाड़ी और तृतीय होता है करोड़ नाड़ी। तो ये जो 3 नाड़ी होता है, वो नाड़ी का मतलब क्या है कि जैसे नाड़ी जैसे नहीं मिलेगा तो संतान पैदा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नाड़ी को देखना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नाड़ी जैसे कि वर कन्या का नक्षत्र एक भी हो और उनका नाड़ी भी एक हो तो विवाह करना नहीं चाहिए। दूसरा चीज़ क्या बोलता है कि जैसे वर कन्या का नाड़ी यदि पृष्ठ नाड़ी में पड़ता हो तो रोग उत्पन्न होता है, और मध्य नाड़ी में पड़ता हो तो विधवा होते हैं, और करोड़ नाड़ी में पड़ता हो तो सुत हानि होता है। उनका कहना है कि वर कन्या का नाड़ी यदि पृष्ठ नाड़ी में पड़ जाता है तो वो रोग वृद्धि होता है। और दूसरा चीज़ जो कह रहे हैं कि मध्य नाड़ी में पड़ता हो वर कन्या का नाड़ी तो विधवा होता है, और करोड़ नाड़ी में पड़ता हो तो सुत हानि होता है। ये आपको देख लेना चाहिए कि वर का कौन सा है और कन्या का कौन सा है। इसलिए वर कन्या का नाड़ी एक होना नहीं चाहिए। बता रहे हैं कि वर कन्या का नाड़ी एक होना नहीं चाहिए। तो मध्य नाड़ी अति दोषावह है। मध्य नाड़ी जो होता है अत्यंत दोषावह होता है, और इसीलिए उसको संपूर्ण उसको परित्याग करना चाहिए। और जैसे कि ब्राह्मण जाति का जो लोग होते हैं उनके लिए नागनाड़ी ये अनावश्यक है। ऐसे कह रहा है कि जो ब्राह्मण आदमी होते हैं उनका नागनाड़ी देखना नहीं चाहिए, ऐसे बोल रहा है। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि पृष्ठ नाड़ी कौन सा है, मतलब 3 हो गया नक्षत्र, ये सब नक्षत्र हिसाब से चलता है। तो जैसे कि हो गया कि 3 मतलब कृतिका नक्षत्र हो गया, 8 हो गया पुष्या हो गया, 9 हो गया अश्लेषा हो गया, और 14, 15, 20, 21, 26, 27 ये हो गया पृष्ठ नाड़ी। मध्य नाड़ी में कौन कौन आते हैं? मध्य नाड़ी में 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 और 1 ये होता है मध्य नाड़ी। और मतलब करोड़ नाड़ी में कौन आता है? करोड़ नाड़ी में आता है कि 5 से 11, 12, 17, 18, 23, 24, 2 ये होता है करोड़ नाड़ी। तो हम इतना ये समझते हैं कि जो नाड़ी होता है, नाड़ी में समनाड़ी होना नहीं चाहिए, और विपरीत नाड़ी में होगा तो ये हो सकता है शादी मतलब आगे बढ़ सकता है। और ये सब जानकार हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो
चैनल है कि उसमें आपको बहुत सारा चीज़ अलग अलग टाइप का मिलेगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जैसे कि हो गया नाड़ी के संबंध में ऐसे ऐसे विचार सब है। अभी गण के संबंध में कैसा है? गण मतलब है 3 गण होता है। गण मतलब होता है कौन सा गण का है? ये देवगण है या नरगण है या राक्षस गण है। जैसे नक्षत्र के अनुसार ऐसे ऐसे 3 टाइप का नक्षत्र है। एक है देवगण का नक्षत्र होता है, और एक होता है नरगण का नक्षत्र होता है, और एक होता है कि वही राक्षस गण के नक्षत्र होता है। जैसे कि वरगण का मैं कह रहा हूँ 5 वाला नक्षत्र जो मृगश्रेया नक्षत्र है वो वरगण का है। और जैसे नरगण का हो गया मतलब वो नरगण छोड़िए, और वो जो हमारा क्या बोलते हैं राक्षस गण का हो गया 10 वाला नक्षत्र, ये राक्षस गण का हो गया। तो राक्षस गण का नक्षत्र जैसे हो गया, ये गण देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। गण क्यों देखते हैं? कि गण मिलना बहुत ही आवश्यक है। वो कहते हैं कि यदि किसी का नरगण और राक्षस गण में जैसे शादी होता है तो सबसे पहले मृत्यु होता है, और नर राक्षस से कलह और सो गण में प्रीतिप्रद होता है। मतलब नरगण और राक्षस गण में मतलब कलह भी बहुत होता है। और ये दोनों जैसे कि वो सो गण होता है, यदि एक होता है तो वो शांतिप्रद होता है, प्रीतिप्रद होता है, ऐसे कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि कन्या नरगण का वर राक्षस गण का होने में अति उत्तम है। तो कह रहे हैं कि कन्या नरगण का होगा और वर राक्षस गण का होगा तो ये उत्तम कहलाता है, शादी करने के लिए उत्तम कहलाता है। और इस क्षेत्र में विवाह करना भी चाहिए। और दूसरा चीज क्या है कि कन्या राक्षस गण का होगा, वर नरगण का होगा, तो ये शादी होना नहीं चाहिए। यदि राक्षस गण का होगा, वर यदि नरगण का होगा, तो ये शादी मतलब होना नहीं चाहिए। और नागनाड़ी के दोष नागनाड़ी के दोष में विप्रादि वर्ण विचार में शुभ यदि होता है तो विवाह कर लेना चाहिए। और दूसरा चीज क्या कहता है कि राश्याधिपति एक ग्रह होने, राश्याधिपति यदि एक ग्रह होने पर नागनाड़ी दोषावह नहीं होता है। जैसे कि राश्याधिपति, जैसे कि किसी का मतलब मिथुन राशि है और किसी का और लड़का का वो भी मिथुन राशि का है, तो वो दोष गण को देखना नहीं चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है कि वर्ण चिंता कैसे हम करते हैं। जैसे कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि वो विप्रवर्ण कहलाता है, और मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि ये सब क्षेत्रीय वर्ण का होता है।
और कन्या राशि, मकर राशि, वृषभ राशि और ये सब वैश्य वर्ण होता है। और तुला राशि, मिथुन राशि वो शूद्र वर्ण होता है। और इसके मतांत में ये कहते हैं कन्या, मकर और वृषभ में शूद्र होता है। और तुला क्षत्रिय, तुला में यदि है तो क्षत्रिय, कुंभ में, मेष में शूद्र वर्ण होता है। और वर कन्या का समवर्ण और वर उच्च वर्ण, कन्या नीच वर्ण होने से शुभदायी होता है। मैंने आपको सब कुछ बता दिया हूँ कि वर्ण चिंता भी इसमें होता है कि वर का यदि उच्च गण का है और कन्या का यदि नीच गण का है तो वो शुभ कहलाता है। और जैसे किसी का राक्षस गण होता है तो और कोई लड़का का राक्षस गण भी होता है तो उसी में भी कर लेना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए। यदि मतलब है कि एक वर्ण के साथ मिल जाता है, सेम वर्ण हो जाता है, तो उसमें शादी करना जरूरी हो जाता है। और कैसे क्या क्या करना नहीं चाहिए, तो जैसे कि कन्या का यदि राक्षस गण हो जाता है, वर का यदि नर गण हो जाता है, वो विवाह करना नहीं चाहिए, ऐसे सब बोल रहे हैं। ये हो गया हमारा मतलब गण के माध्यम में। और जैसे कि मान लीजिए अभी वर्ण चिंता करते हैं, अभी तो हमने ऐसे ऐसे कहकर वो गण में चले गए। अभी आपको वर्ण में बता रहे हैं कि वर्ण में कैसे हम देखें कि कर्क, वृश्चिक और मीन ये होता है, विप्र वर्ण होता है। और मेष, सिंह, धनु वो क्षत्रिय वर्ण होता है। और कन्या, मकर, वृषभ वैश्य वर्ण होता है। तुला, मिथुन शूद्र वर्ण होता है। इसकी मतांत में कन्या मकर में हो या वृषभ में हो तो शूद्र होता है। और तुला क्षत्रिय और कुंभ में से शूद्र वर्ण होता है। तो इसीलिए वर कन्या का समवर्ण और वर उच्च वर्ण का हो, वर उच्च वर्ण का हो और कन्या नीच वर्ण का हो तो वो शुभदायी होता है। ऐसे वर्ण चिंता हम करते हैं तो उसमें हमको ये कहा जाता है कि वर कन्या का यदि समवर्ण होता है, मान लीजिए कि क्षत्रिय वर्ण हो गया दोनों का, तो शांतिप्रद विवाह होता है। और जैसे वर कन्या का कन्या नीच वर्ण होने से वर का उच्च वर्ण होगा और कन्या का नीच वर्ण होगा तो वो शांतिप्रद विवाह होता है और शांतिपूर्ण जीवन यापन बिताते रहते हैं। अभी आइए हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि राजयोग को कैसे कहते हैं। राजयोग जैसे कि दोनों का अंदर में जो होता है कि योग होता है वो राजयोग कैसे होते हैं। राजयोग होने से किसी को देखना नहीं पड़ेगा और कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। राजयोग कैसे कहते हैं, वर कन्या का एक राशि और चतुर्थ, दशम, समसप्तम और तृतीय एकादश उपप्रद है। वो कहते हैं कि वर कन्या का राशि यदि एक हो और चतुर्थ दशम हो और समसप्तम हो तो और तृतीय एकादश हो तो ये राजयोग हो जाता है।
उसमें शादी करना चाहिए। तो ये मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। तो राजयोग जैसी आ जाता है तो और किसी चीज़ को देखना नहीं पड़ता है। और वैसे विषम सप्तमक दोष कारक होता है। विषम सप्तमक मतलब है कि दोनों का विषम होगा और सप्तम होगा। अभी हमने ऊपर में बताया था कि सम सप्तम में विवाह अच्छा होता है, मगर विषम सप्तम जैसे कि दोनों का वर का विषम होगा, विषम राशि होगा, कन्या का विषम राशि होगा, तो उसमें शादी करना नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कन्या का मकर राशि और वृषभ राशि विषम सप्तम के तथा वो मेष और तुला, मेष राशि और तुला राशि में देखिए समान सप्तम में पड़ता है, दोनों विषम राशि है, तो इसमें करना नहीं चाहिए। और सिंह राशि कुंभ राशि ये भी विषम सप्तम में आता है, और मिथुन धनु ये भी विषम सप्तम में आता है, विषम सप्तम में आता है। इसीलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसे यदि होगा तो करना नहीं चाहिए। दूसरा चीज कहते हैं कि राष्ट्राधिपति मित्र ग्रह और शुभ ग्रह के घर में हो तो विषम सप्तम को दोष नहीं होता है। विषम सप्तम को दोष भी कैंसलेशन हो सकता है। कैसे होता, मतलब कैसे कैंसिल होगा कि राष्ट्राधिपति का मित्र ग्रह, राष्ट्राधिपति का यदि मित्र ग्रह हो गया है और शुभ ग्रह यदि शुभ ग्रह में यदि हो तो विषम सप्तम को दोष नहीं लगता है। इसका मतलब है कि विषम राशि हो और शुभ ग्रह यदि विद्यमान हो तो वो विषम सप्तम को नहीं होता है। और कहते हैं कि इस क्षेत्र में जोनी वैरता देखना पड़ेगा, और विवाह करना द्वारा की एक जो राजजोटक फलप्रद होता है। राजजोटक में एक ही देखना पड़ता है कि जोनी वैरता क्या होता है। जोनी वैरता होता है किसका जोनी कैसा है, वो अपना अपना हिसाब से राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार वो निकलता रहता है, और उसी में आपको देखना पड़ेगा कि वो जो जोनी जो होता है वो किसका क्या जोनी है। उसको देखने के बाद आपको राजजोटक कह लेना चाहिए। तो ये जो चीज़ है कि राजजोटक में कुछ देखा नहीं जाता है, और जोनी वैरता जोनी वैरता तो ऐसे देखना चाहिए। और एक चीज़ और देखना चाहिए कि नवम पंचक, जैसे कि वर कन्या का नवम पंचम यदि होता है तो एक नवम पंचम नहीं, सॉरी, एक नक्षत्र एक राशि, यदि एक नक्षत्र हो गया एक राशि भी हो गया है दोनों का, और भिन्न नक्षत्र एक राशि हो गया, भिन्न नक्षत्र एक राशि हो गया, तो ये शुभप्रद होता है। मेरा कहने का मतलब है जैसे कि किसी का अश्लेषा नक्षत्र हो गया, कर्क राशि हो गया, और कन्या का भी अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि हो गया, तो फिर ये शुभदायी हो गया। एक राशि एक नक्षत्र हो गया,
और दूसरा नक्षत्र एक राशि, मतलब है कि मान लीजिए पुनर्वसु कर्क राशि का और पुष्या कर्क राशि का, तो ये भी मतलब एक राशि एक दूसरा नक्षत्र हो गया, तो ये भी चलेगा। और ये कहना चाहते हैं कि एक नक्षत्र भिन्न राशि, एक नक्षत्र और राशि भिन्न हो जाता है तो वो अशुभ होता है। एक नक्षत्र भिन्न राशि, एक मतलब जैसे कि एक नक्षत्र होता है दोनों का, मगर राशि अलग अलग होता है, तो ये मतलब वो फलप्रद अच्छा नहीं होता है, अशुभ होता है। द्वितीय द्वादश मतलब वो अच्छा नहीं है, और नवम पंचम भी अच्छा नहीं है। जैसे कि वर कन्या का द्विद्वादश में होगा, द्वितीय और द्वादश में होगा, तो वो राशि के अनुसार तो वो मतलब ऐसे शादी करना नहीं चाहिए। हाँ, और दूसरा चीज़ हम कह रहे हैं कि यदि नवम पंचम हो गया, नवम पंचम यदि वर कन्या का हो गया है तो ये भी करना नहीं चाहिए। और वर का राशि से, वर का राशि से कन्या का राशि द्वादश नवम होने पर धन संतान वृद्धि शुभदायी होता है। लिखता है कि जैसे कि लिखता है कि वर का राशि से गिनने से यदि कन्या का राशि द्वादश हो और नवम हो तो वो धन संपद, धन संतान वृद्धि शुभदायी होता है। तो ये जो है ये मतलब विचार करना चाहिए कि कन्या राशि वर राशि से कन्या राशि गिनने पर यदि द्वादश होता है, वर का यदि मतलब मान लीजिए वर का यदि हो गया सिंह राशि हो गया, और कन्या का यदि मान लीजिए कर्क राशि हो गया, तो द्विद्वादश होने पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वर का यदि हो गया सिंह राशि हो गया, और कन्या का जैसे हो गया कि मेष राशि हो गया, तो नवम पंचम जैसे कि जो हो जाता है, तो इसमें करना चाहिए, और उसमें करने से भी धन संतान वृद्धि होता है। ये हो गया राजयोग के ऊपर। राजयोग कैसे कहते हैं कि राजयोग कहते हैं कि वर कन्या का एक राशि होगा तो सबसे अच्छा है, और चतुर्थ दशम होगा तो और भी अच्छा है, और समसप्तम होगा, वर कन्या का राशि समसप्तम मतलब है सम होना चाहिए और सप्तम भी होना चाहिए। मतलब है कि कर्क और मकर ये सम सप्तम का है, ये होने से भी अच्छा है। और तृतीय एकादश यदि वर कन्या का तृतीय एकादश राशि में पड़ता है तो वो राजयोग कहलाता है। राजयोग में एक देखना चाहिए कि जोनि वैरता कैसा है, वो जोनि वैरता को देख के वो सब करना चाहिए। तो इसीलिए हम राजयोग तो ऐसे इतना ही कह रहे हैं। उसके बाद आता है मित्र षडाष्टक। मित्र षडाष्टक क्या होता है कि जैसे मकर मिथुन
और कन्या, कुंभ, मीन, सिंह, वृषभ और तुला, और वृश्चिक और मेष एवं कर्क और धनु, ये जैसे हो गया है कि ये मित्र षडाष्टक में आते हैं। तो कन्या और वर्ग राशि में हो तो वो शुभदायी होता है। मित्र षडाष्टक मैंने किसु कहा, मित्र षडाष्टक ये होता है कि मकर, मिथुन और कन्या, कुंभ, मीन, सिंह और वृषभ, तुला और वृश्चिक, मेष एवं कर्क, धनु, ये यदि हो जातक में तो मित्र षडाष्टक वो कहलाता है। तो मित्र षडाष्टक में ऐसे सब विचार करना चाहिए। अब देखते हैं कि जोनी वर्ग का मिलन। जोनी वर्ग का मिलन में क्या होता है कि जोनी वर्ग मिलन में क्या होता है कि आपस में जो जोनी होता है वो आपस में मेलक खाना चाहिए। जोनी क्या है कि जैसे कि अश्विनी सप्तभिषा का हो गया अश्व, उनका जोनी अश्व में आता है, और दीजा रेवती मतलब भरणी और रेवती का हो गया गज हो गया, हाथी का हो गया, और कृतिका पुष्या, कृतिका नक्षत्र पुष्या नक्षत्र का हो गया छाग, मतलब कि जैसे बकरी कहा जाता है। और रोहिणी और मृगशीरा वो दोनों सर्प नक्षत्र सर्प जोनी में आते हैं। और आद्रा और मूला ये दोनों का मतलब श्वान मतलब है कि कुत्ते का जो मतलब जोनी होता है। और पुनर्वसु अश्लेषा नक्षत्र का हो गया बिडाड़, मतलब है कि बिल्ली का हो जाता है। और मघा पूर्वा फाल्गुनी वो मूषिक होता है, मतलब है कि मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी का नक्षत्र चूहा का जोनी होता है। और इसमें यदि मान लीजिए किसी का मतलब है कि किसी का नक्षत्र किसी का मतलब है कि किसी का नक्षत्र के साथ मेलक खाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, गज मतलब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वो गज गाव मतलब गाव का नक्षत्र होता है। मतलब है कि वो उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद गाव का नक्षत्र होता है। और हस्त नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र हो गया महिष, जैसे कि भैंस हो गया। और चित्रा विशाखा हो गया व्याघ्र का जोनी हो गया। और अनुराधा ज्येष्ठा हो गया मतलब हिरण हो गया, हिरण का जोनी हो गया। और उत्तराषाढ़ा और अभिजीत वो नकुल हो गया। नकुल मतलब है नेवल जैसे कहते हैं, नेवला जैसे कहते हैं, नेवला का जोनी होता है। और पूर्वाषाढ़ा श्रवण ये दोनों हो गया बानर हो गया। बानर का जोनी जैसे होता है उनका भी जोनी भी ऐसे ही होता है। और पूर्वा भाद्रपद धनिष्ठा वो सिंह जोनी कहलाता है। तो ये पूर्वा भाद्रपद और धनिष्ठा सिंह जोनी कहलाता है। तो अब हम देखें कैसे कि जोनी वैरता को कैसे हम देख पाएंगे, जोनी वैरता कैसे होता है। आइए देखते हैं कि कन्या नक्षत्र से वर नक्षत्र
यदि विपद हो शरीर देखते हैं कि श्वान मरकट अहि नकुल। अहि मतलब है श्वान, मतलब है कि कुत्ता, और जो बंदर हो गया तो शादी नहीं होता है उसमें। और ये होता है कि अहि नकुल, जैसे कि सर्प और नकुल हो जाता है। नकुल मतलब नेवला हो जाता है, तो ये इसमें भी शादी करना नहीं चाहिए। और गो व्याघ्र, गाय का योनि और बाघ का योनि, ये दोनों भी यदि है तो ये शादी करना नहीं चाहिए। इसीलिए उसको बैनी वैरता वर्जन करना चाहिए। और ऐसे बैनी वैरता देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि और सब में सुविधा ही होता है, ऐसे कहने से ऐसा वर्जन करने से वो जातक का विवाह सुप्रद होता है। ऐसे सब वो बता रहे हैं। और बाकी जो चीज़ है कि हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, वो सेकंड चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि और जो है कि तारा मेल कैसे होता है, वैश्य विचार कैसे होता है, भावाधिपति विचार कैसे होता है, शत्रु मित्र कैसे होता है, शरनाड़ी कैसे होता है, और मंडल कैसे होता है। तो ये सब चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे वीडियो लंबा हो चुका है, तो इसीलिए अभी हमको विराम दीजिए। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसीलिए हम आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। तो सभी इंडिया का भाई बहन लोगों को, दोस्तों को ये मतलब जानना ज़रूरी हो जाता है कि इतना कुछ चीज़ होने पर भी लव करना अच्छा है या नहीं है। तो ऐसे आप विचार कर लीजिए। तो ये सब चीज़ होता है, ये सब चीज़ यदि नहीं होता है तो शास्त्र में लिखा क्यों है? तो इसीलिए हम इतना कह के हम अपना जागा परित्याग करते हैं। जय श्री कृष्ण।